जून का महीना था, साल था 2012। तमिलनाडु के विलमपुरु में एक पुराना सरकारी पुलिस स्टेशन। दोपहर का वक्त हो रहा था कि इसी बीच इसी भीड़ भाड़ से वो महिला सामने थाने में दाखिल होती है, जिसका नाम था शकुंतला। चेहरा थका हुआ था, चाल में काफी घबराहट थी और आंखों में कुछ ऐसा था जो बयान नहीं किया जा सकता था। अब वो डर था या पछतावा, बट कुछ ऐसा था जो वाकई में कुछ बदलने वाला था। यानी वो सीधे काउंटर पर जाती है और जाकर के एक कागज सामने रखती है जिसमें लिखा था कि 4 साल पहले उसके पति शेखर, उसकी जवान बेटी लवन्या और एक लड़का सिलाम्बरसन अचानक 2008 में लापता हुए थे और अब तक ना चिट्ठी, ना कोई खबर और ना ही वो खुद सामने आए। अब ये बात सुनने के बाद सामने जो ऑफिसर बैठे थे वो काफी हैरान हुए और उन्हें बड़ा अजीब लगा कि ये लड़की, मतलब ये औरत पागल तो नहीं है। मतलब जो 4 साल पहले गुम हुए लोग थे उसकी अब जाके ये गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा रही है। फिर शकुंतला ने कहा, मैं मान बैठी थी कि ये कहीं भाग गए होंगे, मेरे बेटे ने शादी कर ली होगी या फिर कुछ गलत कदम उठा लिया होगा और लोगों ने भी मुझे यही कहा कि अपनी इज्जत बचा लो, चुप रहो, कहीं चले गए होंगे और इसीलिए मैं चुप रही। लेकिन अब मैं इसीलिए आई हूं क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने एक टीवी पर एक ऐसा रियलिटी शो देखा, यानी जी तमिल चैनल पर चलने वाला वो रियलिटी शो सोल्वाथेलम उन्मई, जो कि शो के एक एपिसोड में एक 17 साल की लड़की ने मंच पर बैठ करके सबके सामने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। लड़की ने कहा, मेरे घर के सामने यानी कि घर के कुएं के पीछे 3 लाशें दबी हुई हैं। वो लोग 4 साल पहले ही मारे गए थे। कैमरे के सामने लाइव रिकॉर्डिंग में आकर के ये राज जो खुला वो शकुंतला के घर वालों से काफी मिलता जुलता था, जो ना सिर्फ दर्द बल्कि वो एहसास भी वही था। हालांकि नाम तो नहीं थे लेकिन सब कुछ वही था, सस्पिशियस लोग भी वही थे। और जब पुलिस ने उस शो की रिकॉर्डिंग चेक की तो जो भी कुछ सामने आया उसने टीवी देखने वालों की रूह तक कपा दी। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार वो शो कौन सा था, उस लड़के ने ऐसा क्या कह दिया कि पुलिस तक कांप गई और वो मर्डर सॉल्व हो गया, और रियलिटी शो ने कैसे घर बैठे ट्रिपल मर्डर केस का राज खोल दिया। तो गाइज, अगर आपने अब तक सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखा है तो यकीन मानिए इस केस को सुनकर आपको अंदाजा होगा कि कभी कभी एक रियलिटी शो भी कब्र की मिट्टी को कुरेद कर सच्चाई को बाहर ला सकता है। वेल, आई एम सुमित एंड आई एम टॉकिंग अबाउट विलुपुरम ट्रिपल मर्डर केस रियलिटी शो। साल था 2011। तमिलनाडु जिले विलुपुरम का एक छोटा सा गांव महाराजापुरम किचिपालयम, उसी गांव में था एक नाम जो हर नुक्कड़ पर बड़े ही इज्जत से पुकारा जाता था, यानी मुर्गन। मुर्गन गांव का जाना पहचाना आदमी था। उसका खुद का फर्नीचर का वर्कशॉप था। बोलने में कम लेकिन गुस्से में काफी तेज। उसका घर एक बड़ा पक्का मकान था और उसी घर की पहचान थी उसका परिवार। राजेश्वरी मुर्गन उसकी पत्नी थी, घर संभालने वाली और हर किसी से निम्रता से बात करने वाली, लेकिन अपने पति के सामने बिल्कुल चुप। और उसकी बेटी भार्गवी 17 साल की, पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक थी, सीधी सादी और अब तक अपने घर के नियमों में बंधी हुई। पर उसी गांव में एक काम करने वाला लड़का था, सतीश, जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन मेहनती था। भार्गवी की मुलाकात सतीश से अचानक हुई थी और शुरुआत में बस नमस्ते और फिर धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी और फिर यह रिश्ता गहरे प्यार में बदल गया। और जब मुर्गन को शक होने लगा तो घर में भार्गवी पर निगरानी बढ़ती गई और फोन चेक होने लगा। स्कूल से आने जाने के लिए भी रास्ते पर नजर रखे जाने लगे। और जब एक दिन मुर्गन को यकीन हो गया कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ मोहब्बत में पड़ चुकी है तो घर का माहौल काफी जहरीला हो गया। भार्गवी को मारा गया, डराया गया और उससे ये कहा गया कि अगर उसने उस लड़के से रिश्ता नहीं तोड़ा तो उसका अंजाम काफी बुरा होगा। वो रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सतीश को वो छोड़ नहीं पाई। इसके लिए सतीश, जो कि वही रास्ता था जो उसके अंधेरे घर से कहीं दूर लेकर जा सकता था। और फिर एक दिन दोनों ने फैसला कर लिया कि यार बहुत हुआ। और फिर एक दिन सुबह जल्दी उठी भार्गवी, स्कूल के नाम पर वो कपड़े वगैरह कुछ अपने बैग में डाल लिए और चुपचाप निकल चुकी थी उस लड़के के साथ। उन दोनों ने मिलके गांव छोड़ दिया। अब भले ही उन्होंने घर गांव छोड़ दिया था पर सवाल अभी भी पीछा कर रहे थे कि क्या उनका प्यार उन्हें बचा पाएगा, क्या कभी उनकी भी सुनी जाएगी या फिर नहीं। अब इन्हीं सवालों के बीच उन्हें एक रास्ता दिखता है, यानी जी तमिल का एक पावरफुल रियलिटी शो
आपको इसके बारे में पता ही होगा, नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं, इसे रिसर्च कर लेना। और उसी शो के बारे में किसी जान पहचान वाले से भार्गवी को पता चला और उसने उसे बताया और उसने फिर खुद टीम से कांटेक्ट किया। कुछ कॉल्स हुई, सवाल जवाब हुए और फिर इनवाइट आया चेन्नई स्टूडियो का। 17 मई 2012 वो दिन जब भार्गवी उस कुर्सी पर बैठी कैमरे के ठीक सामने। उसे लगा था कि बस प्यार की बातें करेंगी और दुनिया के सामने अपना प्यार रखेगी, शायद दुनिया समझ जाएगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जो अब वो कहने जा रही थी वो एक रिश्ता नहीं, 3 मौत का राज खोलने वाला था। अब जी तमिल चैनल के स्टूडियो में वो शो की रिकॉर्डिंग का दिन आ चुका था। स्टेज की लाइटें जल चुकी थी, कैमरा ऑन हो चुका था और सामने कुर्सी पर वही लड़की, 17 साल की लड़की भार्गवी बैठी थी और सामने बैठा था उसका प्रेमी, साथ में सतीश कुमार, और सामने ही बैठे थे उसके माता पिता और बीच में बैठे थे एक होस्ट करता, यानी कि जो होस्ट कर रहे थे, जो सवाल जवाब करते थे। और वो हमेशा की तरह सीरियस सेंसिटिव अंदाज में शो शुरू करती है। उन्होंने सबसे पहले दर्शकों को बताया कि आज एक प्रेम कहानी जहां एक लड़की ने अपने घर के विरोध जाके उसके बावजूद और एक चुने हुए साथी के साथ अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया। फिर होस्ट ने भार्गवी से सवाल किया कि तुमने अपना घर क्यों छोड़ा। फिर भार्गवी थोड़ा झिझकते हुए जवाब देती है कि उसके पिता काफ़ी सख्त मिजाज के हैं और मेरे पिता नहीं चाहते हैं कि मैं किसी लड़के से दोस्ती भी करूं, और वो अक्सर गुस्सा करते थे, मारते थे, डराते थे और कहते थे कि अगर उसने किसी से भी रिश्ता जोड़ा तो अंजाम काफ़ी बुरा होगा। होस्ट ने आगे पूछा कि क्या तुम्हारे परिवार को आपके इस रिश्ते के बारे में पता था, कि आपने कभी बात करने की कोशिश की थी। तो भार्गवी ने यहाँ पे जवाब देने की कोशिश की, डरते हुए जवाब दिया कि मैंने ना सिर्फ घर में बताया, सबको पता ही था। यहाँ पे रिश्ता जोड़ना तो छोड़ो, तोड़ने की बातें हो रही थी। यहाँ पे रिश्ता तोड़ने की कोशिश की गई, बल्कि साथ में धमकाया भी गया कि अगर तुमने उस लड़के से बात करने की भी कोशिश की तो घर से बाहर फेंकवा दी जाओगी और शायद उससे भी बुरा हो सकता है। अब ये बात सुनते ही पूरा स्टूडियो शांत, दर्शकों का ध्यान उनके ऊपर था, वो गहराई से सुनते जा रहे थे। सतीश चुपचाप भार्गवी के पास बैठा था और फिर एक पल आया जहां होस्ट ने पूछा कि क्या वह अपने पिता से डरती है। तो भार्गवी ने जवाब दिया, हाँ मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरे पिता ने 3 लोगों का मर्डर करके उन्हें हमारे घर के पीछे दफन कर दिया था। और ये बात मुझे मेरी माँ ने तब बताया था जब मुझे अपने प्रेमी से दूर रहने के लिए कहा जाता और मुझे ये बात बोल के डराया जाता। पहले मुझे लगा था कि ये सिर्फ डराने की बातें हैं, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की, इधर उधर से जानने की कोशिश की, तो कुछ लोगों से जवाब में सामने आया कि सच में 3 से 4 साल पहले 3 लोग गायब हुए थे और अब इन बातों से ये मामला एकदम साधारण प्रेम प्रसंग से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका था। और अब जी तमिल की शो टीम ने तुरंत उस फुटेज को आगे चल के सेव रखा और चैनल के एडिटिंग डिपार्टमेंट को इस पर ध्यान देने के लिए कहा। हालांकि इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग 17 मई 2012 को हुई थी, लेकिन चैनल ने इसे बिना एडिट किए पूरे तथ्यों के साथ 28 मई 2012 को ऑन एयर कर दिया था। और जैसे ही वो एपिसोड टीवी पर टेलीकास्ट हुआ तो पूरे तमिलनाडु में हलचल मच गए। लोगों ने फोन किए, अखबारों में इसकी स्टोरी उठाई गई, लेकिन जो सबसे भारी पड़ा वो था मां का यकीन, जो कि 1 जून 2012 को वो महिला शकुंतला उस विलुपुरम पुलिस स्टेशन में पहुंची थी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, उसने कहा कि उसकी बेटी लावण्या, उसका पति शेखर और लावण्या का प्रेमी सिलाम्बरसन 4 साल पहले दिसंबर 2008 को लापता हुए थे। और उसने बताया कि जो टीवी पर एक लड़की को बोलते हुए देखा जा रहा है कि 3 लाशें उसके घर के पीछे दफन है, मैं उन तीनों को पहचानती हूं और मुझे पूरा यकीन है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। और फिर पुलिस ने पहले इसे एक अजीब और अननेचुरल केस तो माना ही, क्योंकि अब तक ना कोई गवाह था सामने, ना कोई रिपोर्ट और ना ही किसी तरह का शक की गुंजाइश। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उस चैनल के से संपर्क किया और वो शो की रिकॉर्डिंग ओरिजिनल क्लिप्स सामने मंगवाई, तो शब्द कुछ कहने के लिए नहीं बचा था, सारी सच्चाई सामने आ गई थी। लड़की का नाम वही था, यानी भार्गवी, पिता का नाम मुरुगन, गांव महाराजापुरम, कुच्चीपालयम, जिला विलुपुरम। फिर पुलिस स्टेशन से एक टीम बिना देरी किए भार्गवी से संपर्क करती है और उसे पूछताछ के लिए शुरुआत में वहीं पे बुला लेती है। फिर उसने कहा वही बात जो शो में उसने कहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर से ज्यादा यकीन था। पुलिस ने फिर तुरंत मुरुगन के घर की ओर वहां जाते हैं और घर के पीछे जो कुआं बना हुआ था वहां पे खुदाई का आदेश देते हैं, जहां से गहराई से खुदाई करने पे
मानव हड्डियां मिलने लगती हैं, 3 ढांचे एक साथ, जिसका डीएनए जांच में सैंपल भेजे गए और कुछ हफ्तों बाद फाइनल हुआ कि वो तीनों कंकाल वही थे जिनके ऊपर सवाल उठाए गए थे। अब सवाल लेकिन वही था कि मुर्गन ने उन्हें क्यों मारा और उनका क्या लेना देना था उन तीनों से। तो अब इस बात को ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। ये कहानी गाइज तब शुरू हुई थी, यानी सितंबर 2008 से। उस वक्त लावण्या की उम्र सिर्फ 16 साल रही थी और उसने अपने शेखर पिता, यानी जो उसके पिता शेखर थे, उसके विरोध करने के बावजूद भी 20 साल के लड़के सिलाम्बरसन से प्रेम की पगडंडियां शुरू कर दी। और यही डर की वजह से लावण्या के पिता ने घर में रखे जेवरात, पैसे वगैरह जो कि उसकी शादी के लिए जोड़े गए थे, उसने अपने फ्रेंड, मुर्गन उसका फ्रेंड था, उसे संभालने को दे दिया गया था। लावण्या का जो प्रेम प्रसंग था उस लड़के से था जो मुर्गन के फर्नीचर शॉप पे काम किया करता था। और एक दिन मुर्गन ने डिनर पार्टी रखी, लावण्या और उसके प्रेमी को बुलाया गया और पीछे से उसके पिता शेखर को भी बुलाया गया था। लेकिन उससे आने से पहले ही लावण्या और उसके प्रेमी को जहरीला खाना खिलाया गया और उसके बाद उसके पिता को खूब दारू पिलाई गई और उसके बाद वही जहरीला खाना खिला दिया गया। जिसके बाद जब तीनों मर गए तो अपने घर के पीछे जो उसका एक पुराना कुआं था, वहां पे जाके तीनों शव को दफना दिया गया। क्योंकि गाइस यहाँ पे मुर्गन को एक तो डर था और एक लालच भी। पर जो मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, आगे आपको बहुत झटका लगने वाला है। पहला डर ये था कि कल को उसकी बेटी जवान हो रही थी, तो ये चीजें देख करके तो उसकी बेटी भी शायद प्रेम प्रसंग में पड़ जाती। और दूसरा लालच ये था कि जो शेखर ने अपनी बेटी के लेकर भाग जाने के डर से वो गहने पैसे वगैरह मुर्गन को दिए थे, अब उसके मर जाने के बाद वो मांगने वाला कोई नहीं होता तो उसका ही हो जाता। लेकिन गाइज आपको क्या लग रहा है, ये सच था? नहीं गाइस, ये बिल्कुल झूठ था। कुछ सच भी था बट ज्यादातर झूठ था। मतलब कि जो आपने अभी तक सुना वो हो सकता है कि उससे आप लोगों को ये लग रहा होगा कि लावण्या के साथ उसके प्रेमी और उसके पिता को लेकर सिंपैथी आ रही होगी कि यार उसके साथ ये गलत हुआ है ना। लेकिन जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ, शायद वो सुनने के बाद वो सब कुछ बदल जाएगा जो आप सोच रहे हो, जो आपकी फीलिंग्स हैं। क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको सुनाया है वो हर जगह आपको ज़्यादातर सुनने को मिलेगा, लेकिन शायद आपने ये नहीं सुना होगा। क्योंकि सच्चाई कुछ ये भी थी कि जो कि बहुत ही कम लोग उसके ऊपर बात किए हैं। तो सुनो ध्यान से अब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि शेखर ने अपनी बेटी के गहने जेवरात लेकर भाग जाने के डर से ही अपने उन सभी जेवरात पैसों को मुर्गन को सौंप दिया था। लेकिन एक काली सच्चाई जब सामने आई तो मुर्गन की कि उसका अवैध संबंध उसकी बेटी के साथ था, यानी लावण्या के साथ था। यानी उस लड़के के रिलेशनशिप से आने से पहले तो एक अलग नफरत पैदा हो गई शेखर के अंदर मुर्गन के प्रति, और इसीलिए वो अपने पैसे जेवरात वगैरह वापस उससे मांगने लगा। लेकिन अब यहाँ पे लेने के देने पड़ चुके थे और वो मुर्गन कुछ देने के वापस लौटाने के मूड में था नहीं। और वहीं दूसरी तरफ जो उसका प्रेमी था खुद अपनी प्रेमिका को मारने में शामिल हो चुका था, जिसने खुद अपनी प्रेमिका को मारा और दफन करवाने में पूरा साथ दिया। क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि मेरे रिलेशनशिप में आने से पहले मेरी प्रेमिका का मुर्गन के साथ अवैध संबंध था, तो इसीलिए उसने प्रॉपर साथ दिया। पर आगे चल के ट्विस्ट तब आया जब मुर्गन को समझ में आया कि अगर इसने इसे मरवाने में साथ दिया है तो कल को ये मुझे मार सकता है। इसीलिए अगले 40 दिनों के अंदर मुर्गन ने अपने आदमियों के साथ मिलकर उस प्रेमी का भी खात्मा कर दिया, जो कि खुद वो प्रेमी मुर्गन को भी मारने की फिराक में था, क्योंकि वो अवैध संबंध उसकी प्रेमिका से पहले रख चुका था। और इसीलिए यहाँ पे तीनों की मौत इस कदर हुई। तो अब आप किसके साथ सिंपैथी जताओगे? कौन यहाँ पे सिंपैथी का हकदार है? वो बेटी या वो प्रेमी या वो पिता? मेरे ख्याल से शायद वो पिता ही सिंपैथी का हकदार है। बाकी आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहते हैं इस केस को लेकर के? क्या आपने कभी ऐसा केस सुना था या नहीं? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मेरे साथ जुड़े गाइस। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो करें, बिकॉज यूट्यूब तो इंप्रेशन भेज नहीं रहा है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो प्लीज़ पिन कमेंट को चेकआउट करो और मुझे जहां आपको लगता है फॉलो करना कंफर्ट है वहां फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।